नमस्कार। आज के स्पेशल लाइव एडिशन में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। भारत में जब भी महिलाओं की बात होती है, तो जो एडजेक्टिव साथ में जुड़ते हैं, वो माँ, बहन, एक ममतामयी महिला या फिर वात्सल्य और प्यार से भरी हुई एक महिला के तौर पर देखे जाते हैं। भारत में पिता से ज़्यादा सम्मान माँ को दिया जाता है, सामाजिक तौर पर अगर देखें तो। हालिया केस है सोनम सिंह, राजा रघुवंशी और राज कुशवाहा के एलिजेड लव ट्रायंगल, शादी और हनीमून मर्डर से जुड़ा हुआ। फिलहाल केस तफ्तीश में है और अभी क्या नतीजा निकलेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि सोनम के केस ने एक बार फिर से हमें साहिल, सौरभ और मुस्कान का ट्रायंगल भी याद दिला दिया है। एक बार फिर से अतुल सुभाष की हालिया सुसाइड याद दिला दी है। एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से वो सारे क्राइम हमारे सामने घूमने लगे हैं जो महिलाओं द्वारा शादी, उसके आसपास अफेयर्स के वजह से किए गए। क्या समाज बदल रहा है या ये चीजें अब हाईलाइट हो रही हैं या ये कोई चेन रिएक्शन है जो हम देख रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर निशा खन्ना है, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं जानी मानी और मैरिज काउंसलर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर निशा आपका हमारे स्पेशल लाइव एडिशन में। शुक्रिया मुझे बुलाने का और इस मौके पर बातचीत करने के लिए भी। जितनी बातें मैम मैंने कही उनमें से कितनी बातों से आप इत्तेफाक रखती हैं कि महिलाओं की जो एक सोशल पोजीशनिंग है वो बहुत रेस्पेक्टेबल पोजीशनिंग है और अब उस पर सवाल खड़े होने लगे? देखिए, आई वुड से इन स्पाइट ऑफ दैट हम ये कहें कि महिलाओं को डेफिनेटली हम महिलाओं को मेजरली माँ के रूप में, बहन के रूप में, शक्ति के रूप में, प्रेम और करुणा के रूप में देखते हैं। और ये जो पर्टिकुलरली आजकल केस हाइलाइट्स हो रहे हैं उसमें हमें अनदर साइड ऑफ वुमेन दिखता है। बट मैं इसको ये कहूंगी कि हम इसे किसी जेंडर से कोरिलेट ना करके इसको एक मेंटल हेल्थ इशू के तौर पर देखें, जो एक मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है, एक बच्चे में भी हो सकता है, एक एडोलसेंट में भी हो सकता है। और बीमारी का कोई जेंडर नहीं होता। तो अगर कोई भी इंसान कत्ल करता है, चाहे वो एक लेडी कत्ल करती है, चाहे वो एक मेल कत्ल करता है, दोनों केसेस में उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से ये चीजें हाईलाइट हुई। रिलेशनशिप में इश्यूज मेल को भी उतने ही फेस होते हैं जितने फीमेल को होते हैं। मतलब दो लोग रिश्ते में हैं और अगर एक पत्नी खुश नहीं है शादी में, तो पति भी कहाँ से खुश होगा? वाइस लेकिन वर्सा, अगर पति खुश है तो पत्नी भी ना खुशी होगी। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि ये मेंटल स्टेट से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन हालिया जो केस आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर जेंडर पर सवाल खड़े कर ही रहा है। जितने भी केस हाईलाइट हुए, इस केस की अगर बात करें, सोनम की उम्र महज 26 साल है, लड़के की उम्र 30 साल से भी कम है। 26 साल की एक साधारण सी दिखने वाली मिडिल क्लास लड़की, उसको देखकर क्या कोई सोच सकता है कि वो इस तरह का मर्डर प्लॉट कर सकती है? देखिए, मैं अगेन कहूंगी मैं कहूंगी ये बीमारी है। जब एक बीमारी के चलते हम ऐसी चीजें फैब्रिकेट कर सकते हैं, और बीमारी का अगेन कहूंगी कोई जेंडर नहीं होता। वो बीमारी बच्चे को भी हो सकती है, एडोलसेंट को भी हो सकती है, मेल को भी हो सकती है, फीमेल को भी हो सकती है। जिन केसेस की आप हाईलाइटेशन की बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली फीमेल जेंडर से जुड़े हैं। और हमारी, मैंने वही कहा कि हमारे दिमाग में एक जो फीमेल की एक इमेज है, वो एक बहुत सफिस्टिकेटेड सबमिसिव वुमेन की होती है, जिसे सिर्फ ये माना जाता है कि जो सिर्फ प्यार दे सकती है। उसका हम सेकेंडरी रूप जिसे हम कहते हैं, उसका ऑपोजिट रूप हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद लोगों के मन में ये विचार आ रहा है। और आई थिंक सो भी हम सब लोग जानते हैं कि 90% मेन और वुमेन हो, सब सफर करते हैं जब रिलेशनशिप खराब होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक पर्सन रिलेशनशिप में। अगर हम इन दोनों केसेस की बात करें तो इन दोनों केसेस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। तो जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो वो भी तो मेल ही है, तो वो भी कहीं ना कहीं सफरिंग तो आ ही गई है। तो फिर वही कहेंगे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के चलते, और मेंटल हेल्थ जब प्रॉब्लम से आप सफर करते हैं, तो ऐसी स्टोरीज को फैब्रिकेट करना बहुत आसान है। मतलब ये आजकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत डरे हुए हैं डॉक्टर निशा, जब लोग इस तरह के केसेस देखते हैं, खासतौर पर जिनके घर में बच्चे हैं, जो मैरिजेबल एज के हैं, लड़का है या लड़की है। अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ ये चर्चा होती है कि भाई अब शादियां ज्यादातर मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए हो रही हैं या इधर उधर से रेफरेंसेस के जरिए हो रही हैं। रिश्तेदारियों में शादियों का ट्रेंड अब खत्म हो गया है। तो ऐसे में क्या आप कुछ बता सकती हैं ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे लड़कों को, ऐसी लड़कियों को, कि ये वार्निंग साइन हो सकते हैं एक अदरवाइज नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की में या महिला में, कि ये लड़की कल को कोई ऐसा प्लॉट रच सकती है? इट्स वेरी शॉकिंग।
देखिए, मैं फिर वही कहूँगी, अब वो महिला अगर ऐसा प्लॉट कर रही है, सबसे पहले आपके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज कंसर्न्स हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिक साइंस दिख रहे होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। हम उन साइंस को पहचान पाए, उन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं वही कहूंगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब अगर कोई भी पर्सन रिलेशनशिप में है और वो कहीं ना कहीं आपको या बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहा है रिश्ते की शुरुआत में, और उसके बाद से वो आपसे अलग अलग रह रहा है, डिटैच हो रहा है, या रिश्ते की शुरुआत में ही वो एक डिटैचमेंट सा शो कर रहा है, आपको लग रहा है वो रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है कि इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम किसी भी वजह से हो सकती है। सामने वाला शादी में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता, उसको किसी कोई और पसंद है, उसकी लाइफ में कुछ और इंपॉर्टेंस है, चाहे वो इंपॉर्टेंस करियर हो सकता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ हो सकती है, उसके कोई पर्सनल मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी किसी बीमारी से गुजर सकता है। और सिर्फ यही नहीं, अब अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ज्यादा साइन है। आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपको अब्यूज कर रहा है। आपने ये जो ये आप भी जो वार्निंग साइंस गिना रही हैं उसमें जैसे आपने कहा ड्रग्स ले रहे हैं, मुस्कान के केस में हमने देखा उसे ड्रग्स की आदत थी। फिर आपने कहा कि अगर कोई शुरुआत से रिलेशनशिप में डिटैच है, जैसा हम सोनम के केस में इनिशियल फाइंडिंग्स पुलिस की ये बता रही हैं कि जब कोर्टशिप पीरियड में थे सोनम और राजा रघुवंशी, तो राजा जब जब सोनम को फोन करता था वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती थी, फोन कॉल्स नहीं उठाती थी। तो क्या इन वार्निंग साइंस को इतना बड़ा मान लेना चाहिए कि ये कल को किसी के मर्डर का प्लॉट भी बन सकते हैं? देखिए, मर्डर का प्लॉट, अगेन आई एम सेइंग यू, एक नॉर्मल इंसान मर्डर का प्लॉट नहीं बता सकता। सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे वो डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, चाहे आप पैथोलॉजिकल लायर्स हो, अगर आप ऐसी चीजों में हो, आप एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, बहुत सारे लोगों को एंटी सोशल पर्सनैलिटी होता क्या है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सोशलाइज नहीं करते हो। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब है, एक सिंपल लाइन में, मेरी मर्जी। मैं रूल्स को, रेगुलेशन को कंफर्म नहीं करता या नहीं करती। मेरे हम्म। को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता समाज क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से किसी की फीलिंग्स आहत होती हैं कि नहीं होती। हम्म। सैडिस्टिक पर्सनालिटी के सिम्टम्स हो सकते हैं, मुझे दूसरों को तकलीफ में देखकर खुशी मिलती है, या दूसरे की भावनाएं मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखती। लैक ऑफ एम्पथी, रिमोर्स नहीं होता, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आप कभी कोई गलती भी कर देते हैं तो आप अकाउंटेबिलिटी नहीं मानते हैं। देखिए, जब आप रिश्ते में डिटैच्ड हैं, वो कई बार आप इंट्रोवर्ट भी होते हैं, आप टाइम लेकर खुलते हैं, बहुत थिन लाइन होती है, पर बिल्कुल। थिन लाइन के उस पार आप एक गहरी साजिश कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं हाईलाइट है। जैसे आपने कहा कि इस पर्टिकुलर केस में वो इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी, वो इतना ज्यादा इनिशिएटिव्स नहीं लेती थी, जबकि लड़का लेता था। तो ये अपने आप में एक साइन तो था जिसे हम नोटिस किया जा सकता था, जिसमें शायद लड़के ने अपनी मदर को ये बोला भी कि मुझे लग रहा है वो इंटरेस्टेड नहीं है शादी में। और ऐसा बहुत बार होता है, आप सिर्फ ये शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई वुमेन जो है माँ नहीं बनना चाहती, बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, पर हस्बैंड उसे कन्विंस कर रहा है, आपके इन लॉज प्रेशराइज कर रहे हैं, पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिनायल, वो अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर नहीं मान रही है इस चीज के लिए, और उसके बाद उसको मैनेजमेंट करने में इश्यूज आ रहे हैं, तो आसपास में सपोर्टिव सिस्टम नहीं है। तो ये अगर आप शादी भी कर रहे हो, ऐसा बहुत बार होता है कि शादी आपकी मर्जी के खिलाफ होती है, आप घर वालों की मर्जी और दिल रखने के लिए शादी कर देते हैं। अब आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मान लीजिए तो आपने इन ये सब चीजों को भी साइड पे रख दिया। कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं हुई डॉक्टर निशा कि आप अपने माँ बाप से रिवोल्ट नहीं कर सकते कि मुझे शादी यहाँ नहीं करनी है, मेरा कहीं अफेयर है, पर आप इस हद तक जा सकते हो कि आप 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करके किसी के मर्डर की साजिश रच सकते हो। दोनों में से आसान स्टेप तो ये होता कि माँ बाप के सामने खड़ी होकर ये लड़की कह पाती कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मैम, तभी तो इसे कह रहे हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज है। इसीलिए तो ये कहा जा रहा है ना, क्योंकि दिल और दिमाग में जद्दोजहद जो है वो अधिकतर, आई थिंक सो 60 70 70 80% पॉपुलेशन के दिमाग में होगी, किस राह पे जाना है, इधर जाए या उधर जाए। माँ बाप को, बहुत सारे बच्चे, मतलब ये तो भी 20 30 40 साल के, 50 60 साल के भी लोग हैं जो अपने माँ बाप के सामने स्टैंड नहीं ले पाते हैं, उनको ना नहीं बोल पाते, उनके साथ बाउंड्री सेट नहीं कर पाते। और मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं। देखिए, आप पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन लेवल आपका अच्छा होता ही नहीं, और पेरेंट्स भी इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं होते हैं। आज की डेट में आप बोलो कि आपको डिप्रेशन है, आप घर में अपने पेरेंट्स को बताइए, बोलते मेरे पेरेंट्स वो मानते हैं डिप्रेशन भी कोई बीमारी होती है, हमने तो आपसे ज्यादा दुनिया देखी है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, प्यार छूट जाता है शादी के बाद, जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। पहले जमाने में यही होता था, बच्चा कर लो, शादी में प्रॉब्लम है
तो सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप है, कोई बात नहीं, दूसरा बच्चा कर लो, पत्नी का मूड ठीक हो जाएगा, उसके पालन पोषण में लग जाएगी। तो जो हमारा थॉट प्रोसेस समाज का है वो एक डिफरेंट है। हम मेंटल हेल्थ के बारे में इतने अवेयर नहीं है। और रही बात पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में, जनरेशन गैप है, इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। चाहे हम कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, पर इमोशनली आज भी इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती। पढ़े लिखे लोग तक इसे स्टिग्मा मानते हैं। अगर आप किसी को बोल दीजिए आप थेरेपी के लिए जा रहे हैं, तो मोस्टली लोग ये बोलते हैं हम आपको पब्लिक लोगों में बुलाना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये बताना नहीं चाहते हम थेरेपिस्ट के पास आ रहे हैं। लोग बोलेंगे आप पागल हो गए हो। मतलब ये, आई एम सॉरी टू से, बट आई एम इन 23 years ऑफ प्रोफेशन एंड माई फ्रेंड्स इवन मेक ए फन ऑफ मी। पागलों का इलाज करते तुम्हारा दिमाग खराब पागल हो गया, तुम्हें नहीं पता। सो इट्स द normal thing, we do not accept it is the mental health issues a normal problem like a physical illness. You have fever, you go to a doctor. You have a toothache, you have go to a dentist. आपको फिजिशियन के पास आप जाते हो, स्किन के डर्मा के पास जाते हो। हम सर्जरीज कराने के लिए तैयार है, अपनी ऑर्थो के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, पर हम मेंटल हेल्थ को लेकर डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। पहले तो पेशेंट में एक्सेप्टेंस नहीं होती, परिवार वालों में और आसपास वालों में एक्सेप्टेंस। और ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो मैरिटल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। ऐसी कौन सी बीमारी है जो बात करके ठीक हो जाती है? जब लोग बात करते हैं तो आपको पता चलता है ये पर्सन को पैथोलॉजिकल लाइन का प्रॉब्लम है, चाहे वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, चाहे वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें मेजर ट्रेट हम बोल देते हैं एंटाइटलमेंट, बिना कुछ किए। ब्लेमर सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटीज होती हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, उनकी हर प्रॉब्लम के लिए दूसरा इंसान ही जिम्मेदार होता है। बिल्कुल। और अभी जो हम हालात देख रहे हैं, अगर इसी रीसेंट केस की बात करें तो अब जो राजा के परिवार वाले हैं या जो लड़की के परिवार वाले हैं, वो आज जाकर ये बात कह रहे हैं कि अगर लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, अगर सोनम को इस रिश्ते से कोई दिक्कत थी, तो वो शादी के लिए ना कह देती, मेरे बेटे को तो छोड़ देती। एक बार आपको ये भी बताते हैं कि राजा के परिवार वालों का क्या कहना है और अब फिलहाल इस पूरे मामले को वो किस तरह से देख रहे हैं, सोनम को कितना गुनहगार मानते हैं, ये भी सुनवाते हैं। ठीक है, खबरें तो एक इसी जो सामने आई है, ये एकदम अपने अचंभा जो है, क्योंकि इसी की भी खबर हमने कभी सुनी नहीं थी और है ना कभी हमने ना देखी थी, क्योंकि एकदम से जो एकदम उसमें कहानी में जो मोड़ आया है, अभी तक तो हम लोग सोनम को ढूंढ रहे थे और जो ढूंढते ढूंढते सोनम मिल चुकी है। तो इसमें एकदम रहस्य वाली बात आई है कि अभी तक जो हमें लग रहा था इसमें मास्टरमाइंड कौन है, जो पुलिस द्वारा मालूम पड़ रहा है। तो इसमें मास्टरमाइंड सोनम का नाम आ रहा है वैसे, और इसमें मास्टरमाइंड एक नाम एक और आ रहा है राज कुशवाहा का, जो कि अभी साथ फरार है अभी वो। और मुझे लग रहा है राज कुशवाहा वही है, इसका मैंने नाम सुना था कि इनकी कंपनी का एम्प्लॉयर था वो। मुझे थोड़ा शक उसमें हो सकता है क्योंकि इसमें राज कुशवाहा का नाम आ रहा कभी है, तो खुदा न खास्ता इसमें सोनम भी इन्वॉल्व हो सकती है। बाकी बात जो है इसमें सोनम, जब तक सोनम से हम लोग पूछताछ नहीं करेंगे, बातचीत नहीं हम लोग खुद सब नहीं कर पाएंगे, जब तक हम लोगों को यकीन हो रहा सोनम ऐसा क्यों करा है। कि मेघालय पुलिस ने जो कंफर्म करा है, मेघालय पुलिस ने भी कंफर्म जो करा है ना, उसमें कंफर्म उनके पास जो रिकॉर्ड है उसके आधार पे करा है, और अभी पूछताछ सोनम से कोई की नहीं गई है। इसके आधार पे अपन आगे बोल सके कुछ। देखिए हम लोग चाहते हैं इसमें ये, तो सोनम को या तो एमपी लाए, यहाँ पे बातचीत हो उससे, या तो हम लोग फिर सुशील में जाए सीधे। जैसे भोपाल से तो मुख्यमंत्री जी ने, हमारे यादव जी ने भेज दिया है। अब अमित शाह जी के हाथ में बात है, अमित शाह जी को जल्दी से जल्दी सीबीआई वहाँ भेज देना चाहिए। बगैर सीबीआई बगैर वहाँ काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ की पुलिस टोटल जो प्रूफ हैं वो ख़त्म कर रही है धीरे धीरे करके। नहीं, अगर वहाँ की पुलिस सक्षम होती और काम करती तो ना तो वो प्रूफ ख़त्म होते और बच्चे भी दोनों सुरक्षित होते। मैंने ये समझिए आपके जैसे जो एक्टिवा है, मेन चीज़ एक्टिवा के अंदर ही सब चीज़ प्रूफ था पूरा का पूरा। मोबाइल भी एक्टिवा के अंदर थे, वो रेनकोट भी एक्टिवा के अंदर था, जो टी शर्ट बच्चन की थी वो भी एक्टिवा के अंदर थी। तो वो डेड बॉडी के पास कैसे पहुंची? वो डेड बॉडी नीचे खाई में 200 फीट नीचे कैसे पहुंची? कचरे के ऊपर। जब मर्डर ऊपर हुआ है तो हथियार भी डेड बॉडी के पास में पहुंच गया, वो रेनकोट भी डेड बॉडी के पास में पहुंच गया, टी शर्ट भी रेनकोट डेड बॉडी के पास में पहुंच गई, जो कि रखी एक्टिवा में वो सीसीटीवी में साफ दिख रही है। बच्चे रख रहे हैं उसके अंदर, तो बच्चे रखते हुए भी साफ दिख रहे हैं। और क्या बोलते हैं, वहाँ की पुलिस अगर वो प्रूफ निकालती तो कभी का प्रूफ निकल जाता। जैसे गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ था एक्टिवा के अंदर, तो जीपीएस के अंदर जैसे जीरो पे आकर गाड़ी खड़ी हुई है,
तो उसके और पास 3-4 आदमी हैं, वो भी उसमें साफ दिख रहे थे, मगर उनने छानबीन करी नहीं। अगर वो छानबीन करते तो उसी टाइम पर वो 3-4 आदमी पकड़ा जाते तो बच्चा मेरा जीवित होता और बच्ची मेरी सुरक्षित होती। तो बच्ची का ही पता नहीं, वो बच्चे का तो यानी जो होना थी वो हो चुका, उन लोगों ने दुष्ट ने कर दिया, क्योंकि वो लोग दानव हैं उधर के और पुलिस प्रशासन वहाँ की बिकी हुई है। वो जो गुंडे बदमाश है वहाँ की सरकार चला रहे हैं और जो होटल वाले हैं वो ही उनको गुंडे बदमाशों को पालते हैं। तो अभी हमने राजा के परिवार को सुना, उनका बार बार यही कहना है कि हमारा बेटा बच जाता, लड़की को शादी नहीं करनी थी तो बात करती, बेटे को तो छोड़ देती। लेकिन जैसे डॉक्टर निशा आपने कहा कि कई बार परिवार वालों का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें वो स्कोप ही नहीं होता कि बच्चे अपने माँ बाप को खुलकर ये बता पाए कि हमारा अफेयर चल रहा है। देखिए, अब इस पर्टिकुलर केस में अब आज लड़के की फैमिली लड़की वालों को थोड़ा ब्लेम कर रही है। लड़के को डाउट हुआ तो लड़के वाले भी तो बैक ऑफ कर सकते थे। क्या हमने उन रेड सिग्नल्स को जो हमें आइडेंटिफाई हो रहे थे उनको हाईलाइट करने की कोशिश की? क्या बिल्कुल। उस पर मीटिंग्स बिठाई? अगर नहीं ऐसा करी। किया होता तो शायद ये चीजें और होती। तो इसका मतलब ये है कि हम भी परिवार के चलते शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, सब तैयारी हो चुकी है, शादी से बैकआउट कैसे किया जा सकता है, अगर इन चीजों के बारे में राजा और उसकी फैमिली भी सोच लेती तो चीजें बहुत और डिफरेंट हो जाती। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हमारे पास चीजें होती हैं, हमारे पास साइन सिम्टम्स दिख रहे होते हैं, हम उन पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, और अगर हाईलाइट करने की कोशिश भी करते हैं तो आपके आसपास के लोग उन्हें इग्नोर करने की बात करते हैं। रही बात, जैसे आपने बोला है, मैंने वैसे बहुत सारे केसेस किए हैं जहां बच्चे के साथ, मैं जनरल एग्जांपल देती हूँ, I think so. I dealt with one client who was near about 45 years old of age. This जी। male or this female had a sexual abuse का history. She never communicated about the sexual abuse to her parents when she was a child. अच्छा। उसने अपने पेरेंट्स को कभी इस बारे में कभी नहीं बताया कि मेरे पास सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। देन ड्यूरिंग द थेरेपी जब ये बात हाईलाइट हुई तो आई टोल्ड हर टॉक टू योर मदर, एंड उसकी मदर का रिएक्शन था, अब क्या करे, जब बचपन में थी तब बताती। तो आप समझिए, आपको पता बच्चे ने उस वक्त क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसे पता था मेरे पेरेंट्स इसे एक्नॉलेज करेंगे ही नहीं। आमतौर पर भी पेरेंट्स, हमारे घर में यही कहती है ना कि बेटी कुछ हुआ है तो आप किसी के सामने कहना मत, इसका जिक्र मत करना। हाँ, बदनामी होगी। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी, जो आप कह रहे हो ना, अगर ये लड़की मना भी कर देती तो हो सकता है पेरेंट्स का जवाब क्या होता, कुछ बात नहीं है, सब अफेयर चला जाता है, छूट जाते हैं। तो पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा, इस वजह से भी बच्चे नहीं बोलते हैं। आई हैव डेल्ट विद केसेस वेयर बच्चे लव मैरिज कराना चाहते हैं पर पेरेंट्स ने कंडीशन रख दी है, अगर तुमने लव मैरिज कराई तो तुम्हें हमारी अर्थी से होके गुजरना पड़ेगा। तो आप सोचिए, पेरेंट्स ही बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं तो बच्चे भी फिर इस हद तक बढ़ जाएंगे। और अगर बच्चे में अग्रेशन है और उस अग्रेशन को वो सप्रेस करता जा रहा है, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसका हमें ये विराट रूप देखने को मिल सकता है। और हमने उन मेंटल हेल्थ इश्यूज को कभी हमने नोट डाउन नहीं किया। अब चाहे वो सामान तोड़ने की हिस्ट्री हो, हम लोगों के घरों में बहुत सारे लोग हैं जो सामान तोड़ते हैं और मेरे पास जब आते हैं तो ये तो बहुत नॉर्मल बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पर्सन आए थे तो उन्होंने बोला मेरी बीवी फोन चेक करती है, तो ये तो मेरे दोस्तों के साथ भी होता है, उनकी बीवी फोन चेक करती है, तो बहुत नॉर्मल बात है एक बीवी फोन चेक करी। बट ये नॉर्मल साइंस नहीं है जिन्हें आप नॉर्मल मान रहे हैं। बिल्कुल। भारत के समाज में नॉर्मलसी जो शब्द है वो जिन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, बाद में वही चीजें क्वेश्चनेबल हो जाती हैं। जैसे अगर किसी लड़की का अफेयर है, वो अपने परिवार को नहीं बता सकती क्योंकि नॉर्मल यही है कि माँ बाप को बताना नहीं है। अगर किसी लड़के का भी अफेयर है तो वो भी कई बार डरता है, लड़की तो छोड़िए। लेकिन फिलहाल अगर अपराध के आंकड़ों को देखें तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में जितने भी मर्डर्स होते हैं, हर साल जो मर्डर का डेटा आता है, एनसीआरबी खुद ये दावा करती है कि मर्डर्स की दूसरी सबसे बड़ी वजह रिश्ते यानी कि रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे अफेयर हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कोई भी आप उसका नाम दे दीजिए, लेकिन रिलेशनशिप वजह होती है। आप ये भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आईसीएमआर ने एक छोटे से सैंपल साइज का सर्वे किया जो कि रोहतक में 1000 मेल्स को लेकर किया गया। उसमें 51% पुरुषों ने ये माना था कि वो कभी ना कभी अपने रिश्तों में या अपने परिवार में भी इमोशनल अब्यूज यानी कि इमोशनल अत्याचार के शिकार हुए हैं। 1% महिलाओं ने तो 1% पुरुषों ने तो ये तक माना कि उन पर शारीरिक प्रताड़ना भी की गई है, यानी उन्हें फिजिकल टॉर्चर किया गया है। ये डेटा क्या बता रहा है? ये डेटा ये बता रहा है कि जैसे अब अपराध हमारे सामने आ रहे हैं, जेंडर बहुत पीछे छूट गया है,
लेकिन भारत में अगर हम बात करें तो क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल तो है, महिलाओं के खिलाफ अपराध की तो हालिया बात होती है। अगर आज आप इंटरनेट पर सर्च करने जाएंगे तो महिलाओं के खिलाफ अपराध का डेटा आपको अफराद में मिल जाएगा, लेकिन पुरुषों के खिलाफ भी अपराध होते हैं। पुरुष भी इमोशनल अब्यूज का शिकार होते हैं, पुरुषों के खिलाफ भी शारीरिक प्रताड़नाएं होती हैं। ये चीजें अब कहीं जाकर सामने आ रही हैं। डॉक्टर निशा, ये जो केसेस अभी हम देख रहे हैं, चाहे ये सोनम का केस हो, हालांकि अभी इसमें जांच चल रही है, कौन किस तरह से कसूरवार है धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन हमने मुस्कान का केस देखा, एक ब्रूटल मर्डर, ड्रम के अंदर अपने पति की लाश को सीमेंट में टुकड़े टुकड़े करके जोड़ देना। क्राइम अगेंस्ट विमेन तो बहुत सुना है, क्राइम अगेंस्ट मेन को इतना हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता? देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन आज हाईलाइट इसलिए हो रहा है, शायद वो, मैं फिर वही कहूंगी, 90% हम सब जानते हैं औरतें ही अत्याचार का शिकार होती हैं और 10% वो मर्द होते हैं जो अत्याचार का शिकार होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता रिश्तों में, पर मोस्टली क्या होता है, कई बार आगे ना लाइफ इग्नोर करके चल जाती थी। अब हम सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, वुमेन भी बहुत ज्यादा अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो रही हैं, और सप्रेशन एक हद तक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। आपके चाइल्डहुड में आपका बचपन कैसा था, आपके माँ बाप के रिलेशनशिप कैसे थे, आपके सामने एक आइडियल रिलेशनशिप रहा है, माँ बाप में झगड़े होते थे, माँ बाप खुशनुमा जिंदगी भी गुजारते, आपने देखा है, अगर बच्चों ने उस दिन को भी देखा है तो चीजें आसान हो जाती हैं। देखा है झगड़े होते हैं और माँ बाप में पैचअप भी हो जाता है, बट अगर आपने देखा है कि झगड़े हो जाते हैं और उसका विराट रूप ये होता है कि माँ एक अलग कमरे में सोती है, पिताजी एक अलग कमरे में सोते हैं, मतलब शादी के 50 साल भी हो गए, उन दोनों में रोज झगड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको एक हाईलाइट करता है। कई बार बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं जिसमें मैन या वुमेन ये बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारा तो चाइल्डहुड भी बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत प्यार किया गया, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा किया गया, तो मे बी शायद लाइफ में आपको रिजेक्शन की आदत नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। इमोशनल निग्लेक्ट, जिसके 90% बच्चे शिकार होते हैं, जिसमें पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं दोनों सेट ऑफ बच्चों को, इसका भी हमारी मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। मैं फिर वही कह रही हूँ, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, अगर आपका अफेयर है और आप किसी साइकेट्रिक इलनेस से गुजर रहे हो, प्लीज इस चीज को इग्नोर नहीं करिए। जब आप में अगर साइकेट्रिक इलनेसेस के सिम्टम्स हैं और आप उसको ना उसका ट्रीटमेंट करवा रहे हो, ना आप थेरेपिस्ट को विजिट कर रहे हो, ना आप साइकेट्रिस्ट को विजिट कर रहे हो, आप किसी फिजिशियन के पास चले जाते हो उसको डॉक्टर को मेडिसिन दिखाने के लिए, मतलब मेरे साथ बहुत बार इंटरेक्शन होता है लोगों का और मैं बोलती हूँ प्लीज फिजिशियन से दवाई मत लीजिए, हर चीज के डॉक्टर है, दांत का इलाज डेंटिस्ट करता है, स्किन का इलाज डर्मेटोलॉजिस्ट करता है, ऑर्थो का इलाज ऑर्थोपेडिक करता है, तो प्लीज अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। आपको कोई मानसिक बीमारी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है, आरसीआई लाइसेंस, उनसे अपना साइको डायग्नोस्टिक कराइए ताकि आप में कोई डिसऑर्डर है वो रूल आउट हो जाए। अगर ये कर ले, ये आपके भले के लिए, आप अपने पार्टनर को नहीं बताना चाहते, अपने फैमिली को बताना नहीं चाहते, हम झूठ बोलकर फिल्में देख सकते हैं, हम झूठ बोलकर पार्टीज कर सकते हैं, हम झूठ बोलकर ड्रिंक्स और स्मोक कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी फैमिली को झूठ बोलकर अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अपना डायग्नोस्टिक स्किल सेट से टेस्टिंग नहीं करा सकते क्लिनिकल, कि मेरे को कोई बीमारी तो नहीं है जिसका असर मेरी मेंटल रूटीन में पड़ रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा ना मेरे को ये बीमारी है, तो उसका इलाज करना आपका काम है। तो जो आप फैमिलीज की भी बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जब फैमिलीज भी नकारती हैं तो आई थिंक सो आप ये मीडिया के थ्रू आपके जैसे लोग अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज को हाईलाइट करेंगे तो लोग इन चीजों को और समस्याओं को समझेंगे। कभी साइकेट्रिस्ट भी सिम्टम्स के बेसिस पर दवाई दे देते हैं, उनको भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए रिकमेंड करिए कि कोई भी इलनेस है वो सिर्फ सिम्टम्स के बेस पर है कि एक्चुअली वो पर्सनालिटी का हिस्सा है। कई बार क्योंकि हम सब लोग डिप्रेशन के फेस फिर से इस मामले पर लौटते हैं, जो सोनम का जो एंगल है वो किस तरह से अभी लोग देख रहे हैं, चाहे सोनम के परिवार के लोग हों या राजा के परिवार के लोग हों, सभी ये कह रहे हैं कि लड़की ऐसी लगती नहीं थी। तो सोनम के परिवार वालों का क्या कहना है, एक बार वो भी आपको सुनवाते हैं। उसकी बहन, भाई, माँ बाप अभी तक इस बात से तो संतोष है उन्हें कि लड़की लौट आई है, लेकिन उसको पूरी तरह से मर्डरर अभी तक कोई नहीं मान रहा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जरूर इस तरफ इशारा करती है। एक बार सुनवाते हैं सोनम के परिवार का क्या कहना है। धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है, अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया तो बस धन्यवाद मिल गई। तो गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहां मिली है और मैं जा रही हूँ, बस ऐसा बोला मेरे से।
और आप अभी कुछ बता रहे थे कि कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या ये क्या गलत है सब? अब क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। हाँ, बेटी मिल गई है खुशी। बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो। और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है, इसमें भी और उसमें भी, हम क्या कर सकते हैं। अब जो जांच होगी जब पता पड़ेगा क्या। तो सोनम के परिवार वाले हों या राजा के परिवार वाले, सबके मन में अपने अपने डाउट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सोनम जिन हालात में हाईवे पर मिली वो कुछ और पोर्ट्रे करता है। डॉक्टर निशा, आपके पास जरूर ऐसे केसेस आते होंगे जिसमें पोर्ट्रेयल कुछ और है और सच्चाई कुछ और है। कुछ केसेस के जरिए अगर आप हमें बता सकें। I remember, I think so 10 years back I did one case जिसमें एक I think so एक 18-19 साल का बच्चा था। उसने घर से पहले भागने का प्लानिंग किया। उसने प्लान किया एक्चुअली कि वो सुसाइड कमिट करेगा। अच्छा। जो उसने बताया कि मैं सुसाइड कमिट करने का प्लान किया, और उसने दिल्ली से टिकट, जहां तक मुझे याद है, बॉम्बे का बुक कराया। बॉम्बे में कोई पर्टिकुलर मंदिर था, वो वहां मंदिर पर गया, फिर उसका मन बदल गया, उस मंदिर से मन बदल गया, उसने वहां से वापस आई थिंक सो अंबाला का टिकट कराया। ट्रेन से वो जर्नी करके अंबाला गया, अंबाला से उसने फिर ट्रेन का टिकट, बस का टिकट पकड़ा, फिर वो चंडीगढ़ गया। और चंडीगढ़ जाके वो रात को उसने एक होटल में चेक इन किया। ये मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ, बाद में क्या निकल कर आई जी। चेक इन किया होटल में, वो होटल से निकल के जाता है, अपने बाल को पूरा वो कटवा के आता है, फिर होटल में रुकता है। अगले दिन या 2 दिन एक या 2 दिन बाद उसने आई थिंक सो आई रिमेम्बर द फोर्टिस हॉस्पिटल था शायद वो चंडीगढ़ में। उसके बाहर जाके उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, अपने हाथ में खाली वॉलेट और एक मोबाइल पकड़कर, और अपने आप को मारा, और वो जाके लेट गया हॉस्पिटल के बाहर। अच्छा। और उसने हॉस्पिटल के बाहर पड़ा और लोगों ने उसे देखा, अंदर ले गए, डॉक्टर्स के पास गए, उसने डॉक्टर को बताया कि मुझे किडनैप कर लिया गया, और किडनैपर्स ने मेरे सारे कपड़े छीन लिए और मेरे को एक खाली वॉलेट और मुझे पूरा नंगा छोड़ दिया, कोई भी क्लॉथ नहीं था उसकी बॉडी पर। और ये सारी कहानी उसने किस तरह से फैब्रिकेट की? हाँ, मैं बता रही हूँ। और हमें कैसे पता चला उसकी कहानी का, और मुझे उन्होंने रोप करने की कोशिश की, मुझे उन्होंने सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की, एंड देन बाद में वो मुझे उठा के मार पीट करके आपके हॉस्पिटल के बाहर फेंक गए। उसने एक टिकट बुक कराया था जिसका उसके पेटीएम जो नंबर था, उस पर एक पेटीएम का मैसेज आया था ट्रेन की टिकट का। अच्छा। उस पेटीएम के नंबर से उसके पेरेंट्स ने जो है वो पूरा उसका हिस्ट्री ट्रैक किया। देन उनको ये सारा पता चला इसने कहाँ से कहाँ का टिकट बुक कराया। उसने 1 हफ्ता पहले अपना पैकिंग किया था, टिकट 1 हफ्ता पहले बुक कराया था बॉम्बे का, और पूरा सामान को पैक करके उसने छत पे छुपा के रखा था। बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर लग रहा है। आप सोचिए, उसने होटल में गया, उन्होंने होटल का कैमरा चेक किया कि पूरे बालों के साथ वो जा रहा है, फिर होटल में बाल कटवा के पूरे आ रहा है, और बोला गया कि उन्होंने मेरे को शेव कर दिया है मेरा हेड भी, जिन्होंने मुझे किडनैप किया। तो अदरवाइज नॉर्मल दिखने वाले लोग इस तरह का प्लॉट रचते हैं। सोनम का ही केस देखिए तो वो कहाँ मेघालय से कहाँ बनारस गाजीपुर हाईवे पर मिलती है, वहां एक ढाबे वाले का फोन लेती है, अपने भाई को कहती है कि मुझे मार पीट के यहाँ छोड़ गए किडनैपर्स और राजा के साथ उन्होंने ना जाने क्या कर दिया। और पुलिस अब एक नई कहानी बताती है कि 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए गए। सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा इंदौर में रहकर सारी चीजें चला रहा था। राज कुशवाहा का जहां नाम आता है मैम, यहाँ पर विद ड्यू रिस्पेक्ट तो सबके फेशियल फीचर्स को हम रिस्पेक्ट करते हुए, वैसे तो कहा जाता है सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए, लेकिन चाहे यहाँ पर राज कुशवाहा का मामला हो, सोनम का मामला हो, या फिर इससे पहले साहिल सौरभ और मुस्कान का मामला हो, बहुत लो प्रोफाइल रखने वाले बॉयफ्रेंड, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोग, बहुत ही एवरेज फेशियल फीचर वाले लोग उस इंसान पर भारी पड़ जाते हैं जिसको बहुत देखभाल के मैच मेकिंग किया गया हो। तो क्या प्यार भी कहीं ना कहीं भावनाओं को अल्टर करता है और आपको उस मेंटल स्टेट में ले जाता है कि आप मर्डर के प्लॉट बनाने लगते हैं? देखिए, जब आप ट्रैप में जाते हो, किसी के इमोशनल ट्रैप में जाते हैं, जैसे लव बॉम्बिंग के थ्रू, या मोस्टली कई बार क्या होता है जो ऐसे ट्रैप में लेते हैं वो टारगेट्स लेते हैं, और टारगेट्स में जब आप एक ऐसे पर्सन को चूज कर लिया जिसका कोई पुराना हिस्ट्री है, या आपने जब दोस्ती की तो आपने अपने कुछ
वीकनेस के पॉइंट्स बता दिए। अब उन्हीं वीकनेस के पॉइंट्स पर पार्ट्स पर पर्सन ने प्ले करना शुरू कर दिया। तो जब कई बार हो सकता है ये लड़की भी उस वीकनेस के ट्रैप में आई, उन्हीं का शिकार हुई, और ये प्रॉब्लम है। देखिए, खुद ही सोचिए कि ये खुद फिर पुलिस के पास गया, खुद ही इसने कॉल कर दिया और एक चाहे फैब्रिकेटेड स्टोरी करी, बट कहीं ना कहीं हमें इससे पता चलता है, हो सकता है पैथोलॉजिकल लायर हो, फैमिली को भी कई बार झूठ बोले हो, कभी हाईलाइट नहीं किया, फैमिली ने पहचानने की कोशिश नहीं की। देखिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को पता होता है, मैं ये नहीं कहूंगी पूरा पता होता है, पर थोड़ा बहुत कुछ पता होता है। बट जी। मुझे लग रहा है छोटी छोटी चीजों को अगर नोटिस किया जाए और उसको आइडेंटिफाई किया जाए तो हमें आसानी से चेन मिल जाती है। और कहीं ना कहीं जब आपका बैकग्राउंड वीकर है इमोशनली, तो आप टारगेट बन सकते हैं। तो चाहे वो लव बॉम्बिंग करे कोई, चाहे वो आपको इमोशनली अब्यूज करे कोई, फिजिकली अब्यूज करे कोई, हो सकता है इसके बॉयफ्रेंड के साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहा हो, क्योंकि कोई भी बॉयफ्रेंड मोस्टली तो शादी ही नहीं करने देगा अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और से। तो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या क्यों शादी की इसने, अगर वो प्यार ही करती तो घर से भाग सकती थी। हम्म। अब ये भी हो सकता था, बट वो एंगल उन्होंने नहीं सोचा। जो आपने कहा कि कुछ चीजें तो बहुत आसान थी जो की जा सकती थी, बट जब आप एक ट्रैप में होते हो और इमोशनली स्टेबल नहीं होते हो तो आपको सीधा रास्ता नहीं दिखता, आपको सब उल्टे रास्ते वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, आप उन्हीं पर चलना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि हम ये बोले कि मेंटल हेल्थ इश्यूज जहां पर भी हाईलाइट होते हैं, जो 1 या 2 दिन के लिए नहीं, आपको आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट लग रहे हैं, ये सामने वाले की पर्सनैलिटी में पैटर्न लग रहे हैं, तो आप उसे जरूर हाईलाइट करिए, उसे इग्नोर मत करिए ये सोचकर कि चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, शादी में तो वक्त लगता है समझने में, सालों लग जाते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं एडजस्टमेंट में। ऐसा कुछ नहीं है। लड़की को पसंद कर रहा हूँ या उससे शादी करने जा रहा हूँ, मैं लड़के से शादी में हूँ, वो मना कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनसे पास जाइए, बिल्कुल। वो आपको बात रास्ते बताएंगे करके कैसे रिलेशनशिप है। समस्याओं का हल निकालें, कहीं बेहतर है कि आप क्राइम ऑफ पैशन के नाम पर एक इतने बड़े दलदल में फंस जाएं जहां किसी की जान चली जाए, आप खुद सलाखों के पीछे जाने के लिए मजबूर हो जाएं। वैसे किसी ने कहा है, हम अक्सर सुनते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन एक डायलॉग ये भी है कि हर इंसान को प्यार जरूर करना चाहिए, प्यार इंसान को बहुत अच्छा बना देता है। ये जो हम लव का नया एंगल देख रहे हैं, इसके बाद से लोग जरूर डरे हुए हैं, खासतौर पर पुरुष ये सोच रहे हैं कि देखभाल कर भी शादी करें तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी जान बच जाएगी। डॉक्टर निशा ने हमें टिप्स जरूर दिए हैं कि अगर कोई भी अनयूजुअल बिहेवियर पैटर्न दिखता है उसको पहचानिए, लड़की इंटरेस्टेड नहीं है पहचानिए, घर वाले कुछ कह रहे हैं उस दबाव को नोटिस कीजिए, क्योंकि अब हालात इस तरह के हो चुके हैं कि क्राइम अगेंस्ट विमेन के साथ साथ क्राइम अगेंस्ट मेन भी बार बार चर्चा में आ रहा है। हालांकि हम फिर ये मानेंगे कि महिलाएं ही विक्टिम होती हैं ज्यादा। देखिए, मैं अभी भी यही कहूंगी, विक्टिम महिलाएं अधिकतर होती हैं, पर मेल भी होते हैं। पर वही उनकी क्वांटिटी में अगर हम करेंगे डिफरेंस, तो डेफिनेटली महिलाओं को आज भी उतना ही फेवर करना पड़ता है, उतना ही सहना पड़ता है। बट स्टिल अगर मेल भी इस चीज को सफर कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी कानून का, क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता, मेंटल हेल्थ इश्यूज का कोई जेंडर नहीं होता। उससे मेल भी उतना ही सफर कर सकते हैं और फीमेल भी उतना ही सफर कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर में आपको बिहेवियरल पैटर्न्स दिख रहे हैं, उन्हें इग्नोर मत करिए, चाहे वो चिल्लाना हो, चाहे वो हर चीज पर टेंट्रम करना हो, आपकी अटेंशन सीकिंग करना हो, उन सब ट्रेड्स को एंटाइटलमेंट करना हो, नो अकाउंटेबिलिटी हो, शाउटिंग्स हो, इन बिहेवियर को आइडेंटिफाई करिए। साइलेंट मोड में चले जाना हो, फिजिकल इंटीमेसी को विड्रॉल कर लेना हो, अगर ये सारे साइंस हैं तो प्लीज आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, मैरिज काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, ताकि आपके रिश्ते अच्छे बन सके। और कई बार अगर आपको लगता है कि इनकम्पैटिबिलिटी को सॉल्व किया जा सकता है, पर अगर नहीं किया जा सकता तो उसको भी आइडेंटिफाई करके रिश्तों को बचाया जा सकता है। आपकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिश्ते नहीं। बिल्कुल, यानी जो डॉक्टर निशा ने सिग्नल दिया, जरूरत पड़े तो डिवोर्स, शादी से पहले जरूरत पड़े तो मजबूती के साथ ना कहने से डरिए मत, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह से सामने आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं। हालांकि सोनम और राजा रघुवंशी का जो केस है वो अभी भी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है। असली कहानी क्या निकल कर आती है वो जब आएगी तब हम जरूर एक बार फिर आपके सामने होंगे, लेकिन फिलहाल जो कहानी निकल कर आई है वो कहानी हम सबको एक बार फिर से डरा रही है, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी सावधान कर रही है, और एक बार फिर से ये कह रही है कि चाहे मामला शादी का हो या प्यार का हो, जो भी करें देख समझ कर करें। ऑनलाइन रिश्तों की दुनिया में ऑफलाइन समझ को जरूर चालू रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस लाइव के जरिए बहुत सारे लोग अपने सवाल अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं।